बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि दीपावली के बाद अब आम लोगों को बहुत बड़ा महंगाई का झटका लगा है। यह दीपावली के खत्म होते ही महंगाई की आग भड़क उठी है। लक्ष्मी गणेश पूजा के अगले ही दिन यानी कि 1 नवंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, यानी कि कल। इससे न सिर्फ गृहिणियों का बजट चरमरा जाएगा बल्कि जेब पर भी असर पड़ेगा। यह एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 62 रुपए महंगा हो गया है। दरअसल दीपावली पर आम लोगों को झटका देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 62 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ऑयल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपावली के बाद बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। या कई स्थानों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। इससे श्वास से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। खबर के अनुसार दीपावली के बाद बिहार के अररिया में AQI का लेवल 274, पटना में 267, पूर्णिया में 265, सासाराम में 265, भागलपुर में 255, बेगूसराय में 237, बेतिया में 220, मुजफ्फरपुर में 220, सिवान में 217, किशनगंज में 216 और गया में 218 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा भी बिहार के अन्य शहरों में भी AQI का लेवल 150 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो कि बिहार के लोगों के लिए चिंताजनक है, जिससे लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। इससे आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कतें आ सकती है। आपको बता दूं कि AQI 0 से 50 के बीच होता है तो ये अच्छा माना जाता है। वहीं पर AQI 51 से 100 के बीच होता है तो ये संतोषजनक माना जाता है। वहीं पर 101 से 200 तक होता है तो ये खराब होता है। वहीं पर 201 से 300 तक होता है तो ये बहुत खराब होता है। वहीं पर 300 से ऊपर AQI होता है तो फिर गंभीर माना जाता है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार आएंगे तो कहेंगे कि हमने इतना काम किया है। लालू के जमाने में 6 बजे गया बंद हो जाता था, आज 8 बजे खुला रहता है। कितना बजे तक बंद होता था जनता ने ये मान लिया है। जब उसके बदले में 18 साल तक मुख्यमंत्री ने बना दिया। अब ये बताओ कि गया, पटना, बेंगलुरु और हैदराबाद कब बनेगा? एक ही गाय को कितना बार धोएंगे? प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कोई भी नेता जाति की राजनीति कर ही नहीं सक रहा है। लोगों को लग रहा है कि लालू, नीतीश और मांझी जाति की राजनीति करते हैं। लालू, नीतीश और मांझी सभी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। अगर लालू यादव जाति की राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी आरजेडी का नेता बनेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा है कि जितन राम मांझी मुशहर समाज की बात करते हैं कि हमारी पार्टी में मांझी समाज का कोई नेता होगा। वे तो ये कह रहे हैं कि मंत्री बन गया, मेरा लड़का मंत्री बन गया, अब मेरी बहू को भी विधायक बनाओ। जब वे किसी मांझी समाज के बच्चों को स्वीकार नहीं करेंगे। लालू और मांझी अकेले नहीं है। बिहार में जो भी नेता है वे अपनी और फिर अपने बच्चों की बात कर रहा है। जाति में हम लोग उलझे हुए हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज ने 2 वर्षों में कहीं भी जाति पर वोट मांगा हो तो बताएं, या फिर किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो तो बताएं। हमने तो बिहार की राजनीति की धुरी को बदल करके पढ़ाई और फिर पलायन रोकने के लिए कहा है। मंच से वोट ना मांग रहा ना ही कह रहा हूँ कि किसको वोट दो, वोट देना आपका निर्णय है। दूसरी ओर झारखंड चुनाव पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारा पूरा फोकस बिहार में है। आने वाले कई वर्षों तक, कम से कम 8 से 10 वर्षों तक बिहार पर फोकस है। जब बिहार की व्यवस्था को सुधारना है। जब 100 अग्रणी राज्य में बिहार कैसे शामिल होगा, जब यहाँ सत्ता और फिर व्यवस्था का परिवर्तन कैसे हो, इस पर फोकस हो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव केंद्र से Z+ सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव आकर के बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि पप्पू यादव डर गया तो फिर मरवा दो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन हिंदुस्तान से सच गायब हो जाएगा। मैं डर के कारण कुछ नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं। डर से जीने की आदत मुझे नहीं है। फेसबुक लाइव के जरिए पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई के आदमी को भी कहा कि तुम्हें किसे मारना है, किसे क्या करना
करना है ये तुम्हारा दायित्व है। मैं नहीं जानता कि मुझे धमकी देने के लिए अमन साहू हो या फिर मयंक हो, इनको किसने कितने रुपए दिए, आप किसको मारना चाहते हैं, सलमान खान को या फिर किसी और को, मुझे क्या लेना देना है जब मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। वहीं पर पप्पू यादव ने कुछ नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि हम लोगों की मदद करते हैं तो फिर उसमें बीजेपी समर्थक होते हैं, आरजेडी समर्थक होते हैं, पप्पू समर्थक होते हैं, कांग्रेस समर्थक होते हैं। उस समय मैं ये नहीं देखता हूँ कि इंसान के नाते मदद कर रहा हूँ। जब आपको लगता है कि मैं डर गया हूँ तो फिर आप उसी में खुश रहिए, मैं डर गया हूँ। आगे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि पप्पू यादव डर गए हैं, सुरक्षा के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं, तो फिर सुधीर यादव को, कंगना रनौत को किस बात का डर था, उन्हें क्यों सुरक्षा दी गई? जब हम झारखंड से लौट रहे थे तब रात के 1 बजे धमकी दी गई, इसको देखना चाहिए। जब लगातार धमकी मिल रही हो और सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा हो तो फिर अब न्यायपालिका ही सहारा है। दोस्तों, दीपावली के बाद अब बिहार में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में हल्की ठंड महसूस की जाने लगी है। जब तापमान में गिरावट होने के साथ ही सुबह और फिर शाम के वक्त कुहासा भी छाने लगा है। जहां आईएमडी के मुताबिक अब ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर अगले कुछ दिनों में इसका असर साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती दाना के कारण ठंडी हवाओं का रुख बदल गया है, जो बिहार में ठंड को और तेज करेगा। इसके साथ ही दीपावली के बाद से तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है और चढ़ते नवंबर के साथ ठंड का असर और अधिक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि छठ पूजा तक तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे ठंड चरम पर पहुंच जाएगी। इस दौरान लोग कंबल और फिर रजाई का सहारा लेना शुरू कर सकते हैं और फिर एयर कंडीशनर का उपयोग भी लगभग बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक शाम के समय ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान और गिरावट पर है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे ठंडी हवा से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने और सुबह शाम की ठंड से बचने के लिए आवश्यक उपाय करें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक बदलते मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है। इसके अलावा अब बिहार में बारिश ने पूरी तरीके से अलविदा कह दिया है और कंबल रजाई का मौसम वापस आ गया है। लोगों को आगामी ठंड के लिए खुद को तैयार करने की सलाह दी जा रही है, ताकि इस सर्द मौसम का आनंद बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के उठाया जा सके। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी गठबंधन और फिर दल बेलागंज, इमामगंज, तरारी और फिर रामगढ़ की सीटों पर अपने जीत का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार करके प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जनसुराज की पूरी टीम के साथ राजद के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रख दिया है। गया के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव समाज के किसी काबिल आदमी को आरजेडी का नेता बनाए तो फिर हम जनसुराज की टीम के साथ उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम भी उनका झंडा लेकर के उनके पीछे चल देंगे, लेकिन वे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी राजनीति की, अपनी जाति की राजनीति नहीं की है। लालू जी सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों की राजनीति करते हैं। जनसुराज के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने बेलागंज की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव के साथ सांसद सुरेंद्र यादव पर निशाना साधा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के अपने रहनुमाओं को नहीं समझते हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था। जब उस समय राजद पर भरोसा किया था, लेकिन बीते हुए समय को याद करते हुए देख लीजिए, पिछले 35 सालों में मुसलमान और उनके बच्चे सिर्फ लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और फैल रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए दलों का गठन हो रहा है। बीते 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लॉन्च हुई। दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया, जिसका नाम आप सबकी आवाज यानी आशा रखा है। जब पार्टी गठन के बाद ही आरसीपी सिंह ने शराबबंदी पर बड़ी बात कह दी है, जो प्रशांत किशोर की जेएसपी से मेल खाती है। जिस तरह प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके हैं कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो फिर वे शराबबंदी को खत्म कर देंगे और शराब से मिलने वाले राशों का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं पर शराबबंदी पर आरसीपी सिंह ने भी अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी के भी खान पान पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। शराबबंदी से सरकार को कई हजार करोड़ का नुकसान है। शराबबंदी कानून में सुधार की जरूरत है। हमने पहले
पहले भी कहा और फिर आज भी कह रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा है कि हम लोग शराब रोकने के लिए जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन किसी के खान पान पर रोक नहीं लगा सकते हैं। जिस उद्देश्य से शराबबंदी लागू की गई थी वह सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दूं कि जब बिहार में नीतीश सरकार में शराबबंदी लागू की थी तब आरसीपी सिंह नीतीश के सबसे करीबियों में से एक थे और जेडीयू के ताकतवर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। इस फैसले पर उन्होंने भी पूरी सहमति जताई थी। इन दिनों शराबबंदी पर सियासत जोरों पर है तो जहरीले शराब कांड के बाद से विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। जब तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि राज्य में सरकार ही शराब बिकवा रही है। शराबबंदी को लागू करने में सरकार फेल साबित हुई है। दोस्तों, बिहार के नालंदा में दीपावली की रात एक पटाखों की दुकान में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार दीप जलाए हुए थे जिससे यह हादसा हो गया। आपको बता दूं कि यह घटना देर रात की है जब अधिकतर लोग त्योहार की खुशी में व्यस्त थे। दुकान में आग लगते ही पटाखों के धमाके शुरू हो गए जिससे लोगों में दहशत फैल गई और फिर वे इधर उधर भागने लगे। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश की। ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि दुकान में रखे लगभग सभी पटाखे जल करके खाक हो गए। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल दीपावली के मौके पर इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं जरूर होती है जिसके कारण लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। राहत की बात यह है कि इस बार किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। समय रहते लोग दुकान से दूर हो गए जिससे बड़ा हादसा टल गया। साथ ही दमकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि पटाखों के साथ सावधानी बरतें और आगजनी जैसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतें। त्योहार के समय पटाखे और फिर दियों के उपयोग में लापरवाही न करने की सलाह दी गई है ताकि दिवाली खुशियों के साथ साथ सुरक्षित भी रहे। दोस्तों, बिहार में राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत केला विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। यह बिहार के किसान केला की खेती के लिए सरकार से 62 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में केला का पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रति हेक्टेयर केला की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम साल 46,875 रुपए निर्धारित की गई है एवं द्वितीय वर्ष के लिए 15,625 रुपए निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 10 एकड़ के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसान उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यह दरअसल इस योजना का लाभ बिहार के अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शेखपुरा जिले के किसानों को दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के कटिहार से एक हैरान कर देने वाला खबर सामने आया है। यहाँ पर आजमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 साल की लड़की से उसके नाबालिग चाचा ने गलत काम किया है जिसके बाद इलाके में हरकत मच गया है। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फिर 17 साल की आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर के बारसूई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया है कि घटित इस घटना के आरोपी 17 साल के लड़के को पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया है कि फॉरेंसिक टीम मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान करके सबूत इकट्ठा कर रही है। फिलहाल पुलिस की जाँच जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की माँ बाजार गई थी, तभी घर में अकेला पाकर के आरोपी उसे मकान के पीछे पुआल के ढेर में ले गया जहाँ बच्ची के साथ उसने कथित रूप से गलत काम किया। जब बाजार से लौटने पर मां को बच्ची जख्मी हालात में मिली जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को दी गई। उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के पास नारायणपुर अनंत रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को एक मालगाड़ी के 4 खाली टैंक डिब्बे पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार ये घटना बृहस्पतिवार अपराह्न करीब 3-4 बजे शटिंग के दौरान हुई है जब उस वक्त मालगाड़ी के 4 खाली टैंक डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जब पूर्व मध्य रेलवे जोन के सोनपुर रेल मंडल के प्रबंधक सहित अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और फिर मरम्मत कार्य की निगरानी की है। यह घटनास्थल पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के निरीक्षक मनोज कुमार यादव ने संवाददाता से कहा है कि मरम्मत का काम जारी है। घटना के कारण अप लाइन पर कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। डाउन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है। स्थानीय रेलवे अधिकारियों के अनुसार मुजफ्फरपुर और फिर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनें कुछ समय के लिए रोक दी गई। बार प्रयास करने के बावजूद भी ईसीआर जोन के कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस घटना पर टिप्पणी करने के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके हैं। दोस्तों,
दोस्तों, प्रशांत किशोर ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसकी आड़ में बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये अपने लाभ के लिए पूरे देश में एक चुनाव फॉर्मूला को लागू करना चाहते हैं। अब ये हारते हैं तो फिर वन इलेक्शन की बात खत्म हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन सही नीयत से किया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अभी इस नीयत से किया जा रहा है कि हमारी बीजेपी की हवा बह रही है। अगर उनकी हवा नहीं है तो फिर चुनाव को अलग अलग कर दिया जाएगा। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ छोटे से राज्य झारखंड में 4 भाग में बांट करके चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए उनको समय मिले। दोनों बात साथ साथ नहीं चल सकती है, इसलिए ये दिखाता है कि सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उसको लगे कि बीजेपी की हवा बन गई तो फिर एक ही बार में पूरे देश में चुनाव करा दे। ये गलत नीयत से किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब कोई कानून बनता है तो फिर उसके पीछे की मंशा होती है। अगर वह मंशा किसी को नुकसान पहुंचाने की है तो फिर ये वह सही नहीं हो सकती है। हमको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अपने लाभ के लिए बीजेपी कराना चाहती है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में प्रकाश पर्व दीपावली की धूम देखी गई। यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लोगों को बधाई दी है। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश और फिर बिहार के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड चुनाव प्रचार चल रहा है, माहौल बढ़िया है, लोग मौजूदा केंद्र की सरकार से उब गए हैं। मुझे विश्वास है कि जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है उससे लोग प्रभावित हैं। जब बिजली का बिल माफ कर दिया गया है, महागठबंधन मजबूत है। आपको बता दें कि इससे पहले छोटी दीपावली के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से प्रकाश पर्व के इस त्योहार दीपावली को आपसी सौहार्द, सद्भावना और उल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया था। उन्होंने बिहार के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी दीपावली के पावन अवसर पर समस्त बिहारवासी एवं देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। आपको बता दूं कि दीपावली को लेकर के पटना के चौक चौराहों पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है जो शहर को खूबसूरत आकर्षित बना रही है। घरों, दुकानों और फिर बाजारों में सजावट की भव्यता दिखाई दे रही है। घरों को भी बिजली की लाइटों से सजाया गया है। दोस्तों, जेईई मेन और फिर नीट यूजी की तैयारी करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए ये शानदार मौका है जो महंगी फीस के कारण कोचिंग नहीं ले पाते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसएबी ने जेईई मेन और नीट यूजी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बीएसएबी सुपर 50 की शुरुआत की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.coaching.biharboardonline.com पर जाकर के 15 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन विद्यार्थियों को जेईई मेन 2027 और फिर नीट 2027 देना है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने कहा है कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और या फिर अन्य बोर्ड के ऐसे 10वीं के छात्रों जो कि 10वीं 11वीं में बिहार बोर्ड के स्कूल में दाखिला लेना चाह रहे हों वे भी इस फ्री कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। जेईई नीट के लिए फ्री कोचिंग कोटा हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आदि के जाने माने कोचिंग संस्थानों में पढ़ चुके श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा दी जाएगी और फिर फ्री में आवास रहने के साथ ही साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। बेहतर तैयारी के लिए बिल्कुल भी फ्री में विशेष पाठ सामग्री भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा डाइट्स को क्लियर करने के लिए खास सेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के 9 प्रमंडलीय जिलों जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में भी गैर आवासीय कोचिंग की सुविधा मौजूद रहेगी। गैर आवासीय कोचिंग के लिए प्रत्येक छात्र को प्रति महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों को पूरे 2 वर्षों तक प्राप्त होगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ये तो आपको पता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद आरजेडी के नेता ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस सबसे बड़े सम्मान से नवाजे जाने की मांग पिछले दिनों की थी। इसे लेकर के आरजेडी कार्यालय के बाहर और फिर पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर पोस्टर भी लगाया गया था। लेकिन इन दिनों एक और पोस्टर चर्चा में बना हुआ है जिसे पटना के वीर चंद्र पटेल पथ सहित कई चौक चौराहों पर दीपावली और फिर छठ पूजा के मौके पर लगाया गया है, जिसके माध्यम से भारत सरकार से बिहार के 4 राजनेताओं को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई है। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिवंगत रामविलास पासवान, दिवंगत सुशील कुमार मोदी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। इन 4 राजनेताओं में 2 नेता रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी अब हमारे बीच नहीं है। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई है। पोस्टर लगाने वाले भाई धर्मेंद्र मुखिया ने कहा है कि केंद्र सरकार से पूछना है कि
कि इन लोगों को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द इन महापुरुषों और समाजवाद के योद्धाओं को भारत रत्न से नवाजा जाए। बिहार के मोतिहारी में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस वाले पूरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। कई का सिर भी फट गया है। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। उपद्रवियों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस वालों को लाठी डंडे से जम करके पीटा है। जब पुलिस वालों ने जब खुद की जान बचाने के लिए पिस्तल निकाली तो फिर उपद्रवियों ने उसकी पिस्तल छीनने की कोशिश की। ये पूरी घटना पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गांव के शंभू भगत के बेटे को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जब उस पर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। लेकिन पुलिस टीम जैसे ही युवक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, वैसे ही परिजनों और फिर पड़ोसियों ने मिल करके उन पर हमला कर दिया और उनको जम करके पीटा। इस घटना में पुलिसकर्मी सोनू कुमार का सर फट गया, जब वहीं पर होमगार्ड जवान मुन्ना पासवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6061 प्रधान अध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में 37,943 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। सरकारी उच्च माध्यमिक के विद्यालय में प्रधान अध्यापकों एवं प्रशासनिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। जहां उम्मीद की जा रही है कि छठ पूजा के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रधान अध्यापक तथा प्रधान शिक्षक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण के संविदा कर्मियों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार भूमि सर्वे में लगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को अब 55 के बदले 65,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। जहाँ इनके मानदेय में सरकार ने 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कि उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। जहाँ वहीं पर विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मानदेय में 8,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी की गई है। अब बिहार में संविदा पर काम कर रहे कानूनगो को 40,000 रुपये मिलेगा, जबकि विशेष सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 27 से बढ़ करके 35,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और धनिया मेथी की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार बिहार में धनिया मेथी की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए वे किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। अगर किसान धनिया की खेती करते हैं तो फिर उन्हें उद्यान विभाग की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। जब राज्य सरकार को उम्मीद है कि धनिया की खेती से किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, साथ ही राज्य में मसाले के रकबे में विस्तार भी होगा। दरअसल बिहार सरकार ने मसाला योजना 2024-25 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वे राज्य में यानी कि बिहार में मसाले के रकबे में विस्तार लाना चाहती है। या इसके लिए वे धनिया और फिर मेथी की खेती करने वाले किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रही है, यानी कि लागत का आधा खर्च सरकार वहन करेगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना के तहत किसानों को अनुदान के लिए प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपये तक की यूनिट लागत तय की गई है। या इसके ऊपर 50% की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर आप मसाला योजना के तहत 1 हेक्टेयर में खेती करते हैं तो 30,000 रुपये लोन पर मिलेगा। या इसमें आधी रकम यानी कि 15,000 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में जमा करेगी। यानी कि किसान को अपनी जेब से बैंक को सिर्फ 15,000 रुपये ही देना होगा। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से किसानों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, जैसा कि किसान मसाले की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्राओं के लिए खुशखबरी है। छात्र छात्राओं को पोशाक, साइकिल और फिर छात्रवृत्ति संबंधित योजनाओं की राशि अगले महीने लाभुकों को दी जाएगी। योजना का लाभ उन छात्रों को ही मिल पाएगा जो सारी नियम और फिर शर्तों के साथ स्कूल में रोजाना हाजिर होते हैं। यह सरकारी योजनाओं की राशि उन छात्रों के बैंक खाते में ही जाएगी जिनका आधार खाता से लिंक होगा। जब शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। जब विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक छात्रों को पोशाक, साइकिल समेत दूसरी सभी सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि लाभुक का बैंक खाता आधार से लिंक रहे। या सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को आधार कार्ड बनवाने के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है, ताकि कोई भी छात्र सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रह सके।
दोस्तों, भागलपुर के नवगछिया में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया है। गांव के एक लड़की और लड़की ने घर से भाग करके शादी करने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों ने अपने घर वापस आने का फैसला कर लिया। घर लौटते ही दोनों अपने माता पिता और फिर गाँव वालों से माफ़ी मांगी और बताया है कि उन्होंने जो किया है वह गलती थी। जानकारी के अनुसार मामला नवगछिया के रंगरा प्रखंड के भवानीपुर का बताया जा रहा है। यहाँ पर रहने वाले लड़का लड़की जो अपने घर से फरार हो गए थे, जब उनकी ग्रामीणों ने शादी करा दी है। गांव वालों ने मिलकर के लड़का लड़की का विवाह बड़े ही धूमधाम से कराया है। स्थानीय मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। गांव के लोगों ने भी इस विवाह को दिल खोल करके स्वीकारा और समारोह में बड़ी खुशी से हिस्सा लिया। शादी में सभी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और फिर उनके सुखमय जीवन की कामना की है। दोनों लड़का लड़की अपने अपने घर से 2 दिन पहले शादी की नीयत से फरार हो गए थे। जब परिजनों ने थानों की खोजबीन शुरू की तो फिर एक रिश्तेदार के यहाँ दोनों ठहरे हुए थे। दोनों की पहचान रंगरा थाना क्षेत्र के सिमड़िया निवासी चंदन कुमार और भगवानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी जूली कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, जब बात आती है डायबिटीज़ की तो फिर सही खान पान बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब फलों को आमतौर पर सेहतमंद माना जाता है, लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनमें केले में कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नियमित रूप से केला खाने से रक्त शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो केला खाने में सावधानी बरतें। वहीं पर अंगूर का उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI होता है, जिससे ये रक्त शर्करा को तेज़ी से बढ़ा दे सकता है। मधुमेह रोगियों के लिए यानी कि शुगर रोगियों के लिए अंगूर का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। वहीं पर आम मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा भी अधिक होती है। बिना नियंत्रण के आम खाने से आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, यानी कि शुगर लेवल का आपका बढ़ सकता है। इसलिए आम का सेवन संतुलित मात्रा में करें और अन्य रेशेदार खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं। वहीं पर अनानास में प्राकृतिक शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे ये रक्त शर्करा को प्रभावित कर सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो अनानास का सेवन सीमित मात्रा में करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। वहीं पर खजूर अत्यधिक मीठे होते हैं और इनमें केंद्रित चीनी होती है। ये भी रक्त शर्करा के स्तर में उछाल ला सकते हैं। इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्तर मध्यम होता है, इसलिए भाग नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर डायबिटीज़ के रोगियों को हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। फल खाना सेहतमंद होता है, लेकिन सही फलों का चयन करना आवश्यक है। और उपरोक्त फलों से बच करके आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें और अपने आहार में संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, सारण छपरा में करीब 7,318 छात्र छात्राओं का 2 स्कूलों में नामांकन है। यह खुलासा ई-शिक्षा कोष पर आधारित अपडेट का काम पूरा होने के बाद हुआ है। जिले के 20 प्रखंडों में इन छात्राओं का 2 स्कूल में नामांकन होने की बात सामने आ रही है। जिले के कई लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं। यहाँ के 20 प्रखंड में 7,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन है। ऐसे छात्रों को सरकारी स्कूल से नियमित योजना का लाभ भी मिल रहा है। जब शिक्षा विभाग के माने तो एक छात्र का सरकारी या फिर निजी एक ही स्कूल में नामांकन हो सकता है। इसके लिए ई-शिक्षा कोष पर छात्रों का प्रोफाइल तैयार किया गया है। इसमें आधार अपडेट होने के बाद 2 स्कूलों में नामांकन का मामला सामने आया है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल इस पर कोई भी मार्गदर्शन जारी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि विभागीय निर्देश मिलने पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि संबंधित छात्राओं का एक जगह नामांकन रखा जाएगा। दोस्तों, बड़े पैमाने पर पटाखा फोड़ने के बाद शुक्रवार को पटना और फिर बिहार के अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता खराब हो गई। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 4 जिलों में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आतिशबाजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हुई। जी आपको बता दें कि पटना के राजा बाजार में 270 और डाक बंगला में 278 से अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक पाया गया, यानी कि AQI पाया गया। आपको बता दें कि खराब वायु गुणवत्ता स्तर ये इंगित करते हैं कि जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर श्वास से संबंधित समस्याओं वालों के लिए। प्राथमिक प्रदूषक पार्टिकुलेट
पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम है, जिसमें धूल के कण मानक सूक्ष्म सुरक्षा सीमाओं से काफी ऊपर है। दोस्तों, हार्ट डिजीज से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है। इसका खतरा उम्र और फिर लिंग के आधार पर कम या फिर ज़्यादा नहीं है, खास तौर पर यदि आप अपने लाइफस्टाइल की आदतों को सावधानी से नहीं चुनते हैं। पिछले 25 सालों से हार्ट की धमनियों में जमाव के लिए बाईपास हार्ट सर्जरी करने वाले यूरोप के हार्ट सर्जन डॉक्टर जेरेमी लंदन एमडी ने 6 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिससे वे खुद अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए बचते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है, जिसे आप यहाँ पर जान सकते हैं, हम आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश। डॉक्टर लंदन का कहना है कि अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश ब्लड प्रेशर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये न केवल हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है बल्कि मुंह में अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, जो खून की धमनियां पतले होने से रोकता है। वहीं पर स्मोकिंग और वेपिंग। स्मोकिंग या वेपिंग खून के नलियों की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दिल के दौरे और फिर स्ट्रोक का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा निकोटिन का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पर शराब। डॉक्टर लंदन बताते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले शराब पीना छोड़ दिया। उनका मानना है कि शराब हर कोशिका के लिए टॉक्सिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी किसी भी मात्रा में शराब के सेवन को सुरक्षित नहीं मानता है। वहीं पर कोल्ड ड्रिंक। डॉक्टर लंदन कोल्ड ड्रिंक को लिक्विड डेथ कहते हैं। दरअसल इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि दिल की बीमारी को जोखिम से जुड़ा हुआ है। वहीं पर रिफाइंड आटे से बने फूड आइटम। जी हाँ, डॉक्टर लंदन का मानना है कि साबुत अनाज के उत्पादों का सेवन बेहतर है। रिफाइंड आटे में फाइबर और फिर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जबकि साबुत अनाज कोलेस्ट्रॉल को सुधारने और फिर दिल की बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करता है। वहीं पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। जब कुकीज, चिप्स और पेट जेल जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन हार्ट डिजीज के लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जितना लंबा इस फूड्स आइटम की शेल्फ लाइफ होती है, उतना ही आपकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से एक दर्दनाक खबर निकल कर के सामने आई है। यहाँ पर एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है, जहाँ पर आग लगने से एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग लगी में तकरीबन 15 लाख से भी अधिक की संपत्ति जल करके राख हो गया है। इस घटना के बाद दुकानदारों के बीच कोहराम मचा हुआ है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जब लोग इधर उधर भागने लगे। वीरपुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरा में दीपावली की रात एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लगी की घटना का मामला सब पर सामने आया। ये आग लगी की घटना भवानंदपुर पंचायत निवासी राम उदय पंडित के हार्डवेयर की दुकान में हुई है। घटना करीब 11 बजे रात्रि की बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोगों से प्राप्त सूचना के अनुसार दुकानदार पूजा पाठ के बाद दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। इसी दौरान 11 बजे रात्रि को सूचना मिली कि दुकान में अचानक आग लग गई। जब वहीं पर इस आग लगी की घटना में दुकान में रखे सभी कीमती सामान जल करके राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ी को भी सूचना दी गई। 4 दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में रखे सभी सामान जल करके राख हो गया था। करीब 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही और फिर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको बता दूं कि दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तब तक में दुकान में रखे सारा सामान जल करके राख हो गया। इस घटना में 15 लाख से अधिक लोग की क्षति का अनुमान है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि स्थिति पर काबू पाने में काफ़ी समय लग गया। दोस्तों, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी पर जम करके हमला बोला है। क्योंकि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने की वजह से AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान काफी नाराज हैं। जब उन्होंने आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि पहले तो ये आरोप JDU की तरफ से लगाए गए, लेकिन अब AIMIM की तरफ से भी आरजेडी पर जम करके आरोप लगाया गया है। पहले JDU और बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद पर हमला बोला। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की बिहार प्रदेश
अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरजेडी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजद के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है और अपनी कमजोरी का एहसास हो चुका है, इसलिए ये लोग तमाशा कर रहे हैं। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि आरजेडी में ओसामा साहब शामिल हुआ है। यह शहाबुद्दीन का बेटा शहाबुद्दीन खुद कब्र से निकल करके बाहर नहीं आए हैं। वो बड़े लीडर थे जो उन लोगों की ओसामा साहब की दुर्गति की है। राबड़ी देवी की सरकार बनाने में ओसामा के पिता शहाबुद्दीन के ने जान की बाजी लगा दी थी। वह शहाबुद्दीन सिसक करके मर गए, उनकी लाश को भी देखने वाला कोई नहीं आया। बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने के बाद से सियासत तेज हो गई है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि शहाबुद्दीन की विधवा हिना साहब जब इलेक्शन लड़ी तो आरजेडी ने उन्हें हराने में रोल अदा किया, तो शायद शहाबुद्दीन के बेटे भी घबरा गए। आरजेडी के पास कोई मुस्लिम चेहरा भी नहीं, तो फिर इन लोगों को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ है, इसलिए ये लोग सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ओसामा साहब को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जैसे बिरयानी बनाते वक्त उसमें तेज पत्ता खड़े मसाले डाले जाते हैं और फिर पक जाने पर उसे सबसे पहले निकाल दिया जाता है, वैसे ही हालात मुसलमानों की सियासी दलों ने कर दी है। इलेक्शन के वक्त मुस्लिमों की बातें होती है, उन्हें मुद्दा बनाया जाता है और जब सरकार बन जाती है तो फिर उन्हें भुला दिया जाता है। मुस्लिमों के साथ सिर्फ धोखा हो रहा है, ये कहना है अख्तरुल ईमान का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि किशनगंज में डेंगू का कहर बरप रहा है। जब डेंगू ने अपना कहर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, यहाँ पर किशनगंज के लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, तेजी से चपेट में आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को इसे बचने का उपाय भी बताया है और उस उपाय को अपनाने की भी अपील की है। आपको बता दूं कि किशनगंज में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन किशनगंज जिले से राहत की खबर यह है कि अब तक जिले में 5 मरीज डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीज इलाज के लिए पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित हो चुके हैं, जबकि 1 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर के लौट चुके हैं। वर्तमान में कई सारे ऐसे मरीज हैं जो अभी भी भर्ती हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान में किशनगंज जिले में डेंगू के कई मरीज हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग के BCS में हैं, जो किशनगंज जिले के सदर अस्पताल में इलाजरत है। जब सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश कुमार ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी और फिर उनके जल्द से स्वस्थ होने की आशा जताई है। सिविल सर्जन ने बताया है कि किशनगंज जिले में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में नियमित रूप से फॉगिंग करवाई जा रही है। डॉक्टर राजेश कुमार ने जिले वासियों से अपील की है कि वे डेंगू के प्रति सतर्क रहें और बचाव के सभी उपायों का पालन करें। डेंगू एक मच्छर जनित रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और फिर जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और फिर उल्टी शामिल है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं और समय पर उपचार शुरू कराएं। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने घरों और फिर आसपास पानी जमा होने ना दें, क्योंकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। पानी की टंकियां, कूलर, गमले और फिर अन्य जल स्रोतों को नियमित रूप से साफ करते रहें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें और फिर मच्छर रोधी क्रीम लगाएं।